ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। और जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये क्या टॉपिक्स हैं क्या और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जिसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही नाम आपके सामने आता है तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखाई पड़ता है, याद आता है, जो कुछ इस तरह का नेचर होता है। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको वीआई कर्व या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नेचर आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ देर तक या कुछ वोल्टेज तक एक कांस्टेंट करंट मिलती है, कांस्टेंट स्मॉल करंट मिलती है, जिसको सैचुरेशन करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट कहते हैं। और ब्रेकडाउन होने के बाद करंट काफ़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो करंट के बढ़ने का जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये होती है कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, और इसको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि एक इक्वेशन होती है जिसको शॉकली इक्वेशन कहते हैं या जिसको डायोड करंट इक्वेशन कहते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायोड के वीआई कर्व पे या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं, वो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में डालिए कि यहाँ पर जो आप कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज का है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो भी यहाँ पर इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे बता रहा हूँ आपको। जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या होता है, जो डायोड का कट इन वोल्टेज होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, वो वैल्यू रिड्यूस होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सेंस क्या है? सेंस ये है कि अगर आप किसी टेम्परेचर पे डायोड को वर्क करा रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कंडक्शन करा रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में जब वो कंडक्ट कर रहा है किसी टेम्परेचर पे और आपने टेम्परेचर को या सराउंडिंग टेम्परेचर को या डिवाइस टेम्परेचर को बढ़ा दिया और 20 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ा दिया या 30 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो जो कट इन वोल्टेज है जिसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, जिस पर करंट में अब्रप्ट चेंज होता है, अब्रप्टली वो करंट बढ़ती है, वो वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। मतलब कम ही वोल्टेज पर वो कंडक्शन करने लगेगा डायोड। ठीक है, तो ये है पहला इफेक्ट है, दैट इज डिक्रीमेंट इन द कट इन वोल्टेज और डिक्रीमेंट इन द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड पे आने से पहले कट इन वोल्टेज किस रेट से घटता है वो यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। ये वैल्यू आप लोग याद रख कर लीजिएगा कि किस रेट से ये कट इन वोल्टेज रिड्यूस होता है। तो हम कहते हैं फॉर एवरी सिंगल डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ठीक है, 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट होता है जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 2.5 मिली वोल्ट या 2.5 मिली वोल्ट कट इन वोल्टेज कम हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 5 मिली वोल्ट मतलब 2.5 इंटू 2 मिली वोल्ट वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे तो ये 25 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो 25 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस रेट से कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट पे आते हैं जिसे कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो क्या इफेक्ट होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं? तो जैसे लिखा है यहाँ पे, रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस।
अब सेकेंड पॉइंट भी एक रेट से इंक्रीमेंट होता है। सेकेंड का रेट क्या होता है? सी, सेकेंड के लिए हम अगर रेट डिफाइन करें, सेकेंड का मतलब है रिवर्स सैचुरेशन करंट का, तो हम कहते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, IS डबल्स, IS गेट डबल्स। सेंस क्या हुआ? अगर आप किसी टेम्परेचर पे वर्क करा रहे हैं और आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको पहले मिल रही थी उसका दुगना आपको मिलने लगेगा। ठीक है, फिर आपने सोचिए, आपने अगर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया, तो जो अभी मिल रहा है IS मिल रहा है आपको, उसका जस्ट डबल आपको मिलने लगेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट का रिवर्स सैचुरेशन करंट का ये पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि 7 to 10 डिग्री सेल्सियस IS राइज करता है, इंक्रीज करता है फॉर सिंगल डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट। ठीक है, तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसे भी मेंशन है, ये भी आपका क्लियर है कि हर सिंगल डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर IS की वैल्यू 7 से 10% बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज पर IS दुगनी होती जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज करता है। तो इसका सेंस ये निकला कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन पहले अकर हो रहा था, अब ज़्यादा वोल्टेज पर ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर शोन है इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में। आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लैक कलर से आपको जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है लाइक दिस, ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, ये सपोज कर लिया हमने कि वो T1 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है, ब्लू कलर को चलिए मैं इसको डैश्ड कर देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो डैश्ड लाइन आपको दिख रही है, डैश्ड कर्व दिखाई दे रहा है, वो T2 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, T2 डिग्री सेल्सियस पे। और यहां मैंने कंडीशन लिख दिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब डैश्ड वाला जो कर्व मिल रहा है वो ज्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा है एज कंपेयर टू जो सॉलिड ब्लैक लाइन से ड्रॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करिए, तो आपको दिख रहा है कि VK2 इज लेस देन VK1। और VK2 क्या है? VK2 डैश्ड वाले का या T2 डिग्री सेल्सियस पर जो कट इन वोल्टेज है उसका मान। ठीक है, तो वो पहले वाले पॉइंट को से रिजेंबल कर रहा है, इसी से मैच कर रहा है। सेकंड क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो आप देखिए कि डैश्ड वाला जो लाइन है उसमें आपको ये इतना पार्ट, आप देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, इतना पार्ट आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो IS2 इज ग्रेटर देन IS1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट निकल गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए कि जो डैश्ड वाला है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे है, T2 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका VBR ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR1 से ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कर्व अगर एग्ज़ाम में आता है, बनाने के लिए आता है, या फिर आप इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने रेट से कट इन वोल्टेज डिक्रीज करता है या कितने रेट से सैचुरेशन करंट इंक्रीज करती है, तो आप ये रेट वहाँ बता सकते हैं। और मे बी कोई अगर छोटा न्यूमेरिकल बन जाए तो आप इसका यूज़ करके वो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकता है। आप यहाँ दिखेगा, क्वेश्चन में आ जाए, सपोज करिए कि एट 40 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज गिवन बाई 4 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माना ये गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू 4 माइक्रो एम्पियर है। पूछ रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। 40 डिग्री सेल्सियस पर IS 4 माइक्रो एम्पियर है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर IS कितना हो जाएगा?
तो आप देखिए कि 40 से लेके 70 तक पहुंचने के दौरान कितने 10 डिग्री सेल्सियस का जंप हो रहा है। तो एक बार 40 से 50 पे आएंगे, 40 से 50 आएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 से 60 पे आएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस, और 60 से 70 आएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको 3 बार 10 डिग्री सेल्सियस का जंप लेना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर आई एस की वैल्यू क्या हो रही है, दुगनी हो जा रही है। तो जब पहला जंप हुआ होगा तो आई एस की वैल्यू 4 माइक्रो एम्पेयर से 8 माइक्रो एम्पेयर हो चुकी होगी। सेकेंड जंप जो हुआ होगा उसमें 8 से कितना हो चुका होगा, 8 दूनी 16, 16 माइक्रो एम्पेयर। और जो तीसरा जंप हुआ होगा जब 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहे हैं तो 16 का जस्ट डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 32। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो आप इसको सिंस देयरफॉर से, चूंकि इसलिए से निकाल सकते हैं यदि आपको ये स्टेप पता है। या फिर एक और ट्रिक आपको दे रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है IS2 इज इक्वल टू IS1 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। कुछ नहीं करिएगा, बस यहाँ पर आप टेम्परेचर की वैल्यू रख दीजिएगा और जो IS की करंट पहले से गिवन होगी वो रख दीजिएगा। जो आपसे IS पूछेगा, इसको IS2 कर दीजिए, जो आपसे IS2 पूछेगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको मैच कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें तो क्या 32 माइक्रो एम्पेयर इससे भी आ रहा है। आप इसको एक बार लगा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ओवर होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है क्या, मैं एक बार फिर से बोल दूं मिटाते मिटाते, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कट इन वोल्टेज होता है या बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बताया मैंने कि सेचुरेशन करंट या रिवर्स सेचुरेशन करंट में क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा रहे हैं तो वो डबल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बढ़ता है। ठीक है, तो जिस रेट से बढ़ता है वो, जिस रेट से IS बढ़ती है और जिस रेट से कट इन वोल्टेज रिड्यूस होता है वो मैंने आपको बता दिया, 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, और दुगनी हो जाती है IS की वैल्यू फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक, अब हम लोग एक टॉपिक कवर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, लेट अस सी। जैसे सपोज करिए ये एक डायोड है, डायोड का सिंबल मैंने बना दिया। अब इसकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो ये आइडियल डायोड होगा या तो ये प्रैक्टिकल डायोड होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिकल डायोड हम अपने पढ़ाई में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली ये समझते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं, और भी हो सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड और भी बहुत सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। लेकिन अभी हम फिलहाल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक आइडियल है, एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में सिलिकॉन और जर्मेनियम को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आता है। अब किसी भी डायोड के बाइसिंग के दो केसेस बनते हैं, ये सबको पता है। एक तो ये कि या तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा या तो रिवर्स बायस में होगा। FB मतलब फॉरवर्ड बायस, RB मतलब रिवर्स बायस। डायोड की यही दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। तो अब अगर सपोज करिए कि कोई आइडियल डायोड है और वो फॉरवर्ड बायस में हो रहा है तो क्या किया जाता है, तो हम सर्किट में क्या करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं। तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली क्या है, इसको समझिएगा। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि अगर आप कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें डायोड लगा हुआ है तो आपको ये समझना होगा कि KVL, KCL या फिर नोडल या फिर मैश एनालिसिस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल का जो थ्योरम है उसको लगाने से पहले हमें डायोड को हटाकर उसकी जगह एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट लगाना होगा या कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट लगे हों, उसको लीनियर नहीं बनाएंगे या उसको अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, तो आप किरचॉफ का कोई भी नियम फॉलो नहीं करा पाएंगे, उसमें आप करंट वोल्टेज नहीं लगा सकते। तो विदाउट अप्रोक्सीमेटिंग या विदाउट टेकिंग assumption, without taking some approximation, हम ये नहीं बता सकते कि किसी सर्किट में कितनी करंट है या कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो हमें करना ये होगा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि आइडियल डायोड है और प्रैक्टिकल डायोड है। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या क्या इसके साथ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक मॉडल होता है। हम इस डायोड इक्विवेलेंट सर्किट को 3 मॉडल के रूप में देखेंगे। पहला मॉडल होता है जिसे कहते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल। ठीक है, ये क्या है, बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल वे में बताएं कि पीस वाइज लीनियर मॉडल क्या है। तो हम डायोड की मॉडलिंग करते हैं, किसी डायोड को हम रिप्लेस कर देते हैं एक कट इन वोल्टेज के बराबर बैटरी से और एक फाइनाइट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो अ डायोड, प्रैक्टिकल डायोड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ डीसी बैटरी whose value is equal to the cut-in voltage of that diode and a forward resistance offered by this diode. तो डायोड जो है, डायोड रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। ये हम अगले 1-2 लेक्चर्स में जानेंगे कि कितने तरह के डायोड रेजिस्टेंसेस पॉसिबल हैं। इसी तरह से ये भी जानेंगे कि कितने तरह के डायोड कैपेसिटेंसेस भी पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक तरीका है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये प्लस माइनस, इसकी वैल्यू है सपोज करिए वी के, और ये एक रेजिस्टेंस है जो है आर एफ या आर डी। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करके वी आई कर्व ड्रॉ करेंगे तो वी आई कर्व कैसा आएगा, वी आई कर्व कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन आएगी और उसके बाद इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका वही आई वी कर्व या आई वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें ये इस लाइन का स्लोप ये बता रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है 1/RF, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, और ये वैल्यू बता रही है, ये जो वैल्यू वोल्टेज की जो वैल्यू है ये बता रही है वी के। तो इसे कहा जाता है, दिस इज पीस वाइज। देखिए आप ही ध्यान से देखिए, आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व था वो कुछ ऐसा था, ऐसा वी आई कर्व। ये क्या था, एक कंटिन्यूअस टाइप का था। अब हमने इसको पीसेस में बांट दिया है, तो अब देखिए इस पीस फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये पीस वाइज लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो हम किसी भी डायोड को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं अगर उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन हो तो। ठीक है, सेकंड क्या है, अप्रोक्सीमेट मॉडल। अप्रोक्सीमेट मॉडल में हम क्या करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मॉडल में हम ये मानते हैं कि डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 0 है। तो हम किसी भी डायोड को रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे केवल एक डीसी बैटरी से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी वी के, या फिर कट इन वोल्टेज या फिर बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं या इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो सी इसमें क्या करेंगे, अब चूंकि रेजिस्टेंस आरएफ है नहीं तो कोई स्लोप मिलेगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट लाइन और ऐसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट है और ये है पीस वाइज लीनियर मॉडल। हम यहाँ पर वही वी के शो करेंगे, हम यहाँ पे वही वी शो करेंगे, हम यहाँ पे वही आई शो करेंगे। ठीक है, ये व्हाट इज वी के, जहां पर हमें करंट में इंक्रीमेंट मिला है। थर्ड मॉडलिंग जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइडियल मॉडल। ठीक है, तो आइडियल मॉडल कह लीजिए, और इस टॉपिक को आप आइडियल डायोड कह लीजिए। ठीक है, सारी चीजें यहां पर मेंशन हो जाएगी, जैसे कि मैंने ये बताया कि डायोड आइडियल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं।
तो प्रैक्टिकल होगा तो ये जो ऊपर के जो 2 केसेस हैं ये लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि गिवन क्या है, पता क्या है, ठीक है? और आइडियल मॉडल में हम क्या करेंगे? आइडियल मॉडल में हम ये अज़्यूम करेंगे कि डायोड पूरी तरह से आदर्श है, आइडियल है। तो इसका सेंस क्या बनता है? आइडियल मॉडल का सेंस ये बनता है कि कोई भी आइडियल डायोड अगर है, तो हम इसको अप्रॉक्सिमेट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से अगर वो फॉरवर्ड बायस हो, और इसको अप्रॉक्सिमेट कर सकते हैं ओपन सर्किट से अगर ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के केस में हम ओपन सर्किट करेंगे और फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट करेंगे। अच्छा, ऊपर जो पीस वाइज और अप्रॉक्सिमेट मॉडल दिख रहे हैं, ये मॉडलिंग भी फॉरवर्ड बायस के लिए ही है। ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है? रिवर्स बायस में यूजुअली हम उसको ओपन सर्किट मान लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई वेरी हाई रेजिस्टेंस ना गिवन, जैसे मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस ना गिवन। तो आप अब अपने लेवल पे ये जान लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में हम अगर हमें पीस वाइज लीनियर मॉडल बनाना होगा तो हम डायोड को रिप्लेस कर देंगे एक कट इन वोल्टेज के बराबर बैटरी और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस आरएफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसा आएगा। अप्रॉक्सीमेट मॉडल की बात करें तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस कर देंगे एक डीसी बैटरी जिसका जो इसकी वैल्यू क्या होगी कट इन वोल्टेज के बराबर। और ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको स्लोप नहीं मिलेगा जो स्लोप आपके पीस वाइज में मिल रहा था। और आइडियल मॉडल में हम क्या करेंगे? डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट पाथ से, मतलब एक सिंगल वायर से, और रिवर्स बायस में हम उसको ओपन कर सकते हैं। ग्राफ कैसा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बस ग्राफ देख लीजिए, ये लास्ट ग्राफ है इसका। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे बन रहा है बट आप यहाँ फोकस करिएगा। मैंने एक्सिस ब्लू पेन से बनाया है, ग्राफ में ब्लैक से बना रहा हूँ। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ वाई एक्सिस पर एक लाइन एग्जिस्ट करती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो आपको ये देखिए, ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है यही इसका इस आइडियल डायोड का वी आई कर्व है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आई, ये है वी, और इस तरह से ये ग्राफ मिलता है। हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो लाइन मिल रही है वो ऑफ की कंडीशन है या नो कंडक्शन की कंडीशन है, और जो वाई एक्सिस पे लाइन दिख रही है ये ऑन की कंडीशन। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आइडियल डायोड वर्क्स एज अ स्विच की तरह काम करता है जो ऑन ऑफ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे उसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि वीके की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है? 0, ठीक है? वीके मतलब क्या है? कट इन वोल्टेज। तो किसी भी आइडियल डायोड का कट इन वोल्टेज हम क्या मानेंगे? 0। तो इस तरह से हम किसी भी डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट को इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तीनों मॉडल हमने आपको बता दिया, तीनों के ग्राफ बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इन ग्राफ्स को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शेप को कहा जाता है, जो शेप दिख रहा है इसको कहते हैं इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछता है कि आइडियल डायोड का जो वी आई कर्व होता है वो निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन से ऑप्शन में वो मैच करेगा? तो आप कहेंगे कि इन्वर्टेड एल शेप है। देखिए एल बनता है ऐसे, ये एल होता है ऐसे, इसको इन्वर्ट कर दीजिए तो ये ऐसा शेप आ जाएगा ये, ठीक है? इसलिए इसको इन्वर्टेड एल भी कहते हैं आइडियल डायोड के लिए, ठीक है? तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। यहाँ आपने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी। जो जो पहला पार्ट था वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, और जो सेकंड पार्ट कवर किया वो था डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।